Hello students, this is MCQ number 5 again for BSc 6th semester, and these are some important questions from physical chemistry and organic chemistry because some students were requesting again and again, ma'am please upload some video for organic and physical chemistry. So this is from organic and physical chemistry. According to me, these are some important questions. You have to do practice of these questions. And I am not claiming that your paper is coming from this section only. No, आपको वहां ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों में से 50-50 क्वेश्चंस मिलेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, राइट रिलेशन एंड इक्वेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या रिलेशन है और उसकी क्या इक्वेशन है. इसकी इक्वेशन है डेल्टा पी अपॉन P0 पाई एम डी एन आर टी. ये इक्वेशन है. इसके साथ आपको 3 अलग इक्वेशन लिख के मिल सकती हैं जिसमें से आपको पता होना चाहिए दिस वन इज करेक्ट इक्वेशन. और इनका रिलेशन क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. जितनी ज्यादा वेपर प्रेशर में कमी होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर उसका उतना ही प्रोपोर्शनल होगा. क्वेश्चन नंबर 2, इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया, यहां आपको कोई और सब्सटेंस भी मिल सकता है और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कुछ और मिल सकता है, लेकिन यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 गिवन है. आर की वैल्यू 0.0821 लीटर पर एटम पर डिग्री पर मोल, ये आपको गिवन है. नाउ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 95% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 0 डिग्री. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर 95% यूरिया का सॉल्यूशन है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा. तो T इज गिवन. 0 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 273 केल्विन. 95% सॉल्यूशन मीन्स 95 ग्राम यूरिया इन 100 cc सॉल्यूशन. एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो V है वो कितना है आपको 100 cc गिवन है, मीन्स 1/10 लीटर मीन्स 0.01 लीटर. और पाई की वैल्यू आपसे कैलकुलेट करने को कहा गया है. तो पाई V इज इक्वल टू NRT, और N की जगह आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स की जगह W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू RT अपॉन V. अब क्या होगा, N की जो वैल्यू है वो W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है. V आपका यहां से ये नीचे आ गया. तो आप W की वैल्यू 95 ग्राम गिवन है क्योंकि 95% सॉल्यूशन है. R की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर गिवन है 273, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, वॉल्यूम 100 cc मीन्स 0.1 लीटर है. इन सब की वैल्यू रख के आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसमें आपको कहीं से भी घुमा के दे सकता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए. टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड. मीन्स किसी भी लिक्विड के लिए वो टेम्परेचर जब उसका वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू हो जाते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 4, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड. आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ये सारी बातें पता होनी चाहिए. इनमें से किसी भी पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड. प्योर लिक्विड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है. इंक्रीज ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस. अगर आप लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर देते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा. एंड डिक्रीजेस ऑन एडिशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस. जब नॉन वोलेटाइल पे वो इंक्रीज हो रहा है तो वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड करने पे वो डिक्रीज होगा. और अगर आप जानना चाहते हैं इसके पीछे रीजन क्या है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है लिक्विड का, और जब आप वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड करते हैं तो लिक्विड का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. एंड नेक्स्ट, एट दिस टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये दोनों आपस में बराबर होते हैं. उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज. किसी भी सब्सटेंस की एक्टिविटी क्या होती है, ये कंसंट्रेशन से किस तरह से डिफरेंट होती है. तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. आपसे पूछा जा सकता है कि एक्टिविटी
is a dimensional property or dimensionless, so it is a dimensional less property. Next, effective concentration of a species in a mixture of non-ideal solution. ये क्या है कि कोई एक स्पीसीज जो कि एक से ज्यादा फॉर्म्स में अवेलेबल है, कोई एक स्पीसीज है जैसे ए सॉल्यूशन में है और वो A1 की फॉर्म में भी है, A2 की फॉर्म में भी है, A3 की फॉर्म में भी है, और आप इसमें से किसी भी एक फॉर्म की स्टडी करना चाहते हो तो उस फॉर्म में वो कितनी प्रेजेंट है वो उसकी एक्टिविटी कहलाती है या एक्टिव कंसंट्रेशन कहलाती है. नेक्स्ट, डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट सेलेक्टेड. ये डिपेंड करता है कि वो आपने कौन सी स्टेट सेलेक्ट किया. आपने A3 किया तो A3 में वो कितना प्रेजेंट है, A2 किया है तो A2 में कितना प्रेजेंट है, वो उसकी एक्टिव कंसंट्रेशन कहलाएगी. और A1 अगर सेलेक्ट किया तो A1 कितना है ये उसकी एक्टिव कंसंट्रेशन कहलाएगी. एंड इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, A इज इक्वल टू गामा C. गामा क्या है यहाँ पे, एक्टिविटी कोफिशिएंट, एंड C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट. मींस टोटल कंपोनेंट में से कितना इधर है वो उसकी एक्टिविटी कहलाती है. नेक्स्ट, जीरेड ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिक अबाउट. अब जीरेड और किसी भी ऑर्बिटल को या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, ये दोनों के लिए ही अप्लाई होता है. तो आपने ये देखना है उसको आप कब कहेंगे कि वो जीरेट है, जब उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन के लिए सिमेट्री हो, यानी कि उसमें एक ऐसा पॉइंट हो सेंटर ऑफ इन्वर्जन जिसके अगेंस्ट उसको अगर ऑपरेशन दिया जाए तो वो सिमेट्रिक हो. अनजीरेड ऑर्बिटल्स आर असिमेट्रिक अबाउट सेंटर ऑफ इन्वर्जन. अगर उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है तो उस ऑर्बिटल को हम अनजीरेड कहते हैं. जीरेड को हम G से और अनजीरेड को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट, इवन कैरेक्टर अबाउट सेंटर ऑफ इन्वर्जन बराबर जीरेड. अब इसमें क्या होगा, जब आप उसको ऑपरेशन देंगे तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स 0, 2, 4, 6 टाइम क्या होगा, वो अपना ऑपरेशन में सिमेट्रिक होगा तो उसको हम जीरेड कहेंगे. जबकि अनजीरेड के लिए क्या होगा, अनइवन कैरेक्टर होगा सेंटर ऑफ इन्वर्जन के लिए. अब इसमें नेक्स्ट आता है एस ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल आप जानते हैं इस तरीके से होता है और इसका वेव फंक्शन पूरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो जैसे ये सेंटर है तो यहां से इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव, कहीं से भी आप जाएंगे इक्वल पॉजिटिव है, तो एस ऑर्बिटल जीरेड होता है. पी ऑर्बिटल की बात करें तो इस साइड पॉजिटिव वेव फंक्शन है, इस साइड नेगेटिव है, तो ये अनजीरेड होगा. एस एस बॉन्डिंग ऑर्बिटल. एस एस बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एस एस. तो देखो एस एस बॉन्डिंग कब होगा, जब ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव, जब दोनों पॉजिटिव वेव फंक्शन होते हैं तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है. अब सेंटर ऑफ सिमेट्री से आप इधर जाओ पॉजिटिव, इधर जाओ पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो आपको वो पॉजिटिव वेव फंक्शन ही मिलेगा. तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरेड कहते हैं. पी पी सिग्मा बॉन्डिंग. पी पी सिग्मा बॉन्डिंग में क्या होगा कि ये एक पहले पी ऑर्बिटल था, इसी तरह से ये पी ऑर्बिटल था. बॉन्डिंग के लिए दोनों का पॉजिटिव या नेगेटिव वेव फंक्शन बीच में आता है. तो अब ये देखो दोनों का नेगेटिव बीच में, इधर पॉजिटिव है. अब आप इससे इस साइड जाओ तो नेगेटिव फिर पॉजिटिव, आप इससे इस साइड जाएंगे तो भी नेगेटिव पॉजिटिव आएगा. तो ये ऑर्बिटल भी क्या है, जीरेड है. पी पी पाई बॉन्डिंग. पी पी पाई बॉन्डिंग कैसे होता है कि पाई पी पी पाई एंटी बॉन्डिंग है, सॉरी दिस वन इज एंटी बॉन्डिंग. एंटी बॉन्डिंग में ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस. तो देखो आप ये सेंटर ऑफ सिमेट्री, आप इससे इधर जाएंगे तो माइनस और इधर भी माइनस वेव फंक्शन है, इधर इससे इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, तो ये कैसा ऑर्बिटल होता है, जीरेड होता है. नेक्स्ट पी पी सिग्मा बॉन्डिंग. अब हम यहाँ सिग्मा की बात कर रहे हैं, ये पाई था, तो सिग्मा बॉन्डिंग में क्या है कि एक पॉजिटिव और एक का नेगेटिव. ये एक पी ऑर्बिटल था, इसका नेगेटिव लोब आ गया, ये इसका पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव पास पास आ रहे हैं, तो ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है. अब ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इससे आप इधर जाएंगे तो भी क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, मीन्स सेम फंक्शन नहीं आ रहा, तो ये अनजीरेड है. पी पी पाई बॉन्डिंग. अब पी पी पाई बॉन्डिंग, पाई पी पाई बॉन्डिंग में क्या होगा कि ये देखो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ऊपर आप जाओगे तो पॉजिटिव वेव फंक्शन, नीचे आप आओगे तो नेगेटिव वेव फंक्शन, तो ये अनजीरेड है. एस एस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग. सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, अब ये एस ऑर्बिटल पॉजिटिव वेव फंक्शन, ये एस ऑर्बिटल नेगेटिव वेव फंक्शन, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री,
इधर गए तो नेगेटिव, इधर गए तो पॉजिटिव, तो ये कैसा होता है, अनजीरेड होता है। इसमें से किसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये खाली मैंने डी ऑर्बिटल बनाया, एटॉमिक ऑर्बिटल, तो इसका ये पूरा एक डंबल क्या होता है, पॉजिटिव, दूसरा डंबल नेगेटिव। तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री से आप इधर आएंगे, नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, तो इसीलिए ये ऑर्बिटल जीरेड कहलाता है। नेक्स्ट, फोटोसेंसिटाइजर्स क्या होते हैं। फोटोसेंसिटाइजर्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि फोटोसेंसिटाइजर्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, नो, ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। दे नेवर पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, इनमें कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड ट्रांसफर टू रिएक्टेंट, करेक्ट, ये एनर्जी तो एब्जॉर्ब करते हैं और उसको ट्रांसफर कर देते हैं एप्रोप्रिएट रिएक्टेंट के पास। अब जैसे हम बात करें मरकरी वेपर, ये एक एग्जांपल दिया है, सन क्वांटम ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, मरकरी एक्साइटेड स्टेट में, मरकरी एक्साइटेड हाइड्रोजन से रिएक्शन करके Hg एंड 2H दे रहा है। इट मीन्स हाइड्रोजन ने खुद ने एब्जॉर्ब नहीं की एनर्जी, मरकरी ने एब्जॉर्ब की, एक्साइटेड स्टेट में आया, अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दी और खुद ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो इसमें मरकरी वेपर क्या है, फोटोसेंसिटाइजर है। तो वो आपसे पूछ सकता है यहाँ क्या है मरकरी वेपर, फोटोसेंसिटाइजर या बेथोक्रोम, हिप्सोक्रोम, क्या है ये, ऑक्सोक्रोम है, तो आपने कहा ना ये फोटोसेंसिटाइजर है क्योंकि ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। नेक्स्ट, 1 मोल सोल्यूट इन 1000 ml सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन की को हम क्या कहते हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। और 1 मोल सोल्यूट इन 1000 ml सॉल्वेंट, यहां सॉल्यूशन है, यहां सॉल्वेंट है, तो इसको हम कहते हैं 1 मोलल सॉल्यूशन। विच वन इज मोर कंसंट्रेट, इन दोनों सॉल्यूशन में से कौन ज्यादा कंसंट्रेट होगा, ये होगा 1 मोलर सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें दोनों का वॉल्यूम मिला के, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम मिला के 1000 ml है, तो इट मीन्स इसमें सॉल्वेंट कम है, जबकि इसमें सॉल्यूट अलग है, 1000 ml प्योर सॉल्वेंट है, तो यहाँ सॉल्वेंट ज्यादा है तो ये डाइल्यूट है। तो आप कहेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेट देन 1 मोलल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फेज। फेज किसको कहते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैंने आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए, इसमें से वो किसी भी एक के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। होमोजीनस पार्ट ऑफ ए सिस्टम, यस इट इज अ होमोजीनस पार्ट। सेपरेबल फ्रॉम अदर पार्ट्स, मैकेनिकली, हम इसको मैकेनिकली अदर पार्ट से सेपरेट कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर पार्ट्स बाय बाउंड्रीज, इसकी अपनी बाउंड्रीज होती हैं जिससे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम से। फिजिकली एंड केमिकली डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, इसका फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर जो है अदर पार्ट से डिफरेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। तो एक फेज के बारे में आपको ये चारों पॉइंट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फेजेस, आपको फेजेस कैलकुलेट भी करवाई जा सकती हैं, तो उसके लिए आपको कुछ जनरल रूल्स याद रखने हैं। आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है, आपको एग्जाम्पल देके भी पूछ सकता है, डे टू डे लाइफ में से भी पूछा जा सकता है एग्जाम्पल। मिसिबल गैसेस, जो गैसेस आपस में मिसिबल हैं, वैसे सारी गैसेस क्या होती हैं, मिसिबल होती हैं एक दूसरे में, तो नंबर ऑफ फेजेस विल बी 1। मिसिबल लिक्विड्स, जो भी लिक्विड्स आपस में एक दूसरे में आसानी से मिसिबल हैं, उनका नंबर ऑफ फेज विल बी 1। सॉलिड एंड लिक्विड, तो यहाँ पे 2 फेज होंगी, 1 सॉलिड नेक्स्ट लिक्विड, तो आपको सॉलिड का कोई नाम दिया जा सकता है, लिक्विड का भी कोई नाम दिया जा सकता है, तो नंबर ऑफ फेजेस विल बी 2। लिक्विड एंड गैस, यहाँ पे दोनों का नाम दिया जा सकता है 2। सॉलिड एंड गैस तो भी 2। अच्छा, 2 लिक्विड हैं लेकिन बोथ आर इमिसिबल, जैसे आपको एक ऑयल और एक वाटर दे दिया जाए तो वो इमिसिबल है, तो यू विल हैव 2 फेजेस। 2 सॉलिड्स, तो 2 सॉलिड्स भी क्या है, आपस में मिसिबल नहीं होते हैं वो, तो इसमें भी नंबर ऑफ फेजेस विल बी 2। नेक्स्ट, व्हाट इज करेक्ट अबाउट फ्रैंक कंडोन प्रिंसिपल। फ्रैंक कंडोन प्रिंसिपल के लिए क्या करेक्ट है, तो इसमें से मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। डिस्क्राइब्स इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस, वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस की इंटेंसिटी को हम इससे डिस्क्राइब करते हैं।
एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन को हम इससे डिस्क्राइब करते हैं। आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट अफेक्ट न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन एज न्यूक्लियाई आर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में क्योंकि न्यूक्लियाई का वेट ज्यादा होता है, तो ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस Coulombic forces between nuclei and electrons they get change, therefore उससे क्या होता है, उस चेंज से एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल गेट चेंज। जैसे ये दो न्यूक्लियाई हैं, इन दोनों के बीच में इनके अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनमें कोलम्बिक फोर्सेस हैं, रिपल्शन भी है, अट्रैक्शन भी है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, जैसे ये बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो उससे मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन न्यूक्लियाई जहां है उनमें सिर्फ वाइब्रेशंस होंगे, उनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। तो मॉलिक्यूल की एनर्जी तो चेंज होती है, और इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि लाइटर होते हैं वो ट्रांजिशन करते हैं, लेकिन न्यूक्लियाई ट्रांजिशन नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद वाइब्रोनिक एंड रोटेशनल ट्रांजिशंस। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे, मीन्स सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, तो दीज टाइप ऑफ ट्रांजिशंस नीड मोर एनर्जी, दैट्स वाई these are always associated with vibronic and rotational transitions. Amides, acid derivatives जिसमें CO के साथ NR2, OH, Cl या OR ग्रुप लगा हुआ है, these have which type of effect on N2 pi star transitions, means ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके साथ कोई ग्रुप नहीं लगा, और दूसरा ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें से इनमें से कोई ग्रुप लगा हुआ है। इन दोनों के अगर हम N2 pi स्टार ट्रांजिशन को डिस्कस करें तो इनमें क्या इफेक्ट होगा या क्या डिफरेंस होगा, तो हम क्या देखते हैं, जब ये ग्रुप लगा हुआ होता है तो हमें हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट दिखाई देता है, मीन्स बैंड की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ जो ग्रुप लगा है वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है, जिससे ये लोन पेयर क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आ जाता है और आपको हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट आता है, क्योंकि N2 पाई स्टार का जो गैप है वो चेंज हो जाता है। हाईली प्योर नॉन पोलर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैव no effect on absorption spectrum because they do not interact with ground state as well as excited state। अब इसमें देखो कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट रखेंगे, वो बैथोक्रोमिक इफेक्ट रखेंगे, या उनका नो इफेक्ट होगा। आपको लिखना है नो इफेक्ट। इसका नो इफेक्ट का रीजन भी आपसे पूछ सकता है कि क्यों नहीं होता, क्योंकि जैसे अगर ये ग्राउंड स्टेट है और इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी, ग्राउंड स्टेट में नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड स्टेट में पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में से एक स्टेट पोलर होगी, एक नॉन पोलर होगी। तो जो हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है और प्योर है, वो ना तो ग्राउंड स्टेट से इंटरेक्शन करता है ना एक्साइटेड स्टेट से इंटरेक्शन करता है। तो इसलिए N2 पाई स्टार की एनर्जी उतनी ही रहती है जितनी की होनी चाहिए गैसियस स्टेट में। तो इन सॉल्वेंट्स का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। जबकि इसके कंट्रास्ट में अगर आपने पोलर सॉल्वेंट ले लिया तो क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट कैन इंटरेक्ट आइदर विद ग्राउंड स्टेट और विद एक्साइटेड स्टेट, हेंस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मे वेरी फ्रॉम द रिकॉर्डेड स्पेक्ट्रा इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। आप एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में उसका स्पेक्ट्रा लें, एक पोलर में, तो हम क्या देखते हैं, पोलर सॉल्वेंट या तो ग्राउंड स्टेट से या एक्साइटेड स्टेट से, जब इलेक्ट्रॉन नीचे है और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गया, तो दोनों स्टेट में से किसी एक स्टेट के साथ वो इंटरेक्शन करेगा, किसी एक स्टेट को वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड करेगा और जो स्पेक्ट्रा का जो बैंड है उसको शिफ्ट कर देगा। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, सपोज तो ग्राउंड स्टेट है, जब आप उसको
हेक्सेन में कर रहे हैं, हेक्सेन मीन्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में कर रहे हैं और उसकी गैप इतना है, तो आपको बैंड किसी एक फिक्स जगह पे मिलेगा। अब आपने सॉल्वेंट की पोलैरिटी को इंक्रीज कर दिया तो वो क्या होगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के बाद उसकी एक्साइटेड स्टेट बन जाएगी। जैसे आपने इथेनॉल ले लिया तो आप क्या देखते हैं कि ये एक्साइटेड स्टेट को ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है पाई टू पाई स्टार वाले ट्रांजिशन के केस में। तो अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट इज मोर पोलर, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट पोलर है तो दैट विल इंटरेक्ट विद पोलर सॉल्वेंट एंड दैट विल एक्साइटेड स्टेट विल गेट स्टेबलाइज्ड एंड गैप ऑफ पाई टू पाई स्टार विल गेट डिक्रीज्ड, ये कम हो जाएगा। बेथोक्रोमिक शिफ्ट इज ऑब्जर्व्ड एंड कितनी, लगभग 10 से 20 नैनोमीटर रेड शिफ्ट आपको ऑब्जर्व होती है। तो अभी इसमें किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोलैरिटी से क्या हुआ, कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल हुई, ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट। आप कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। फिर किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, एक्साइटेड स्टेट का, तभी तो वो इसके साथ क्या कर पा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के स्टेबल हो पा रहा है। अच्छा, इनका गैप कब ज्यादा है, नॉन पोलर में या पोलर में, तो आप कहेंगे नॉन पोलर में ज्यादा है, पोलर में कम है। शिफ्ट कौन सी होगी, बेथोक्रोमिक या हाइपोक्रोमिक, तो आप क्या कहेंगे, पैथोक्रोमिक होगी। और कितने, लगभग 10 से लेके 20 नैनोमीटर के आसपास बैंड की पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। तो इस तरीके से एक ही चीज के ऊपर, ये सॉल्वेंट इफेक्ट का टॉपिक है, सॉल्वेंट इफेक्ट के ऊपर ही वो कितने ही तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है। पाई स्टार ट्रांजिशंस इन पोलर सॉल्वेंट, N2 पाई स्टार जब होगा, एक तो पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज कर दी जाए, एक नॉन पोलर में। तो आप देखिए, ये अगर नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी है, ये पाई एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी है, और जैसे ही आप सॉल्वेंट की पोलरिटी इंक्रीज करते हैं तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं दे गेट मोर स्टेबलाइज्ड। जो नॉन बॉन्डिंग जो ग्राउंड स्टेट है वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाती है इन कंपैरिजन टू एक्साइटेड स्टेट जो पाई स्टार है। तो हम क्या देखते हैं, इसके बीच का गैप इंक्रीज हो जाता है। जब ये गैप इंक्रीज हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, इसके बारे में वो इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है, ग्राउंड स्टेट मेक्स बॉन्ड विद पोलर सॉल्वेंट। जो ग्राउंड स्टेट है वो पोलर सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड बनाती है, इसीलिए ये जो गैप है N2 पाई स्टार गैप, इट गेट इंक्रीजेस एंड ब्लू शिफ्ट ऑब्जर्व। तो वो पूछ सकता है हाउ ब्लू शिफ्ट इज ऑब्जर्व्ड, व्हाई ब्लू शिफ्ट इज ऑब्जर्व्ड, द एग्जैक्ट रीजन ऑफ ब्लू शिफ्ट, विच स्टेट मेक्स बॉन्ड विथ पोलर। तो आपको इसी बात को वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ये एन हेक्सेन में है, ये इथेनॉल में है। जबकि आपने अभी लास्ट उसमें देखा कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए जो एक्साइटेड स्टेट होती थी वो स्टेबल होती थी, जबकि इसमें जो ग्राउंड स्टेट है इट इज गेटिंग मोर स्टेबल। तो यहाँ पे वी ऑब्जर्व ब्लू शिफ्ट। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आइंस्टाइन इन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻13 पर सेकेंड। आपको आइंस्टाइन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड, थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड भी होंगे। तो इसीलिए जिन इक्वेशंस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपने उनकी प्रैक्टिस भी जरूर करनी है। तो जैसे यहाँ आइंस्टीन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इसकी इक्वेशन होती है E = NH/μ फ्रीक्वेंसी, और यहाँ N एवोगैड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.02 10⁻23, H प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 × 10⁻27 अर्ग पर सेकेंड, एंड फ्रीक्वेंसी है 3 × 10⁻13 पर सेकेंड। तो यहाँ आप E की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये सारी वैल्यूज रख देंगे, और हम क्या देखते हैं, इसका जो कैलकुलेट करने पे रिजल्ट आता है 2.86 किलो कैलोरी पर
मोल, लेकिन उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यू शुड नो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पे आप 23.06 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर विल बी 0.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, you have to put the value in the equation and you will get answer. Next question, yellow phosphorus on reaction with oxygen gives phosphorus pentaoxide plus emits green light. अगर आपको इस तरीके से एक इक्वेशन लिखी गई है तो वो आपसे पूछ सकता है विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज और विच टाइप ऑफ फिनोमिना इट इज। तो आप देखिए यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल फॉर्मूला चेंज हो रहा है, फास्फोरस से फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बन रहा है और साथ में एमिशन ऑफ लाइट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। तो इस तरीके से आपको प्रोसेस का नाम पूछ सकता है एग्जाम्पल देके, या एग्जाम्पल पूछ सकता है आपको प्रोसेस का नाम देके। तो आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ केमिल्यूमिनेसेंस लर्न करने हैं। लाइट एमिटेड फ्रॉम इनकैंडिसेंट बॉडीज, जैसे बर्निंग ऑफ वुड, आप वुड को जलाते हैं, बर्निंग ऑफ कोल, आप कोल को जलाते हैं तो भी लाइट निकलती है। मोल्टन आयन, मतलब आप आयन को रेड हीट तक गर्म करते हैं तो उसमें से रेड लाइट निकलती है। वायर हीटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट में जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है वायर में तब भी वायर गर्म हो जाती है और वो चमकने लगती है। तो क्या ये सारे प्रोसेस भी ल्यूमिनिसेंट के एग्जाम्पल हैं? इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। नो, ये ल्यूमिनिसेंट नहीं है, क्योंकि इन सब में जो लाइट एमिटिंग बॉडी है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं हो रही है। चाहे आप बर्निंग ऑफ वुड कर रहे हैं तो भी उसका टेम्परेचर ज्यादा है, बर्निंग ऑफ कोल का, मोल्टन आयन का, या वायर हीटेड बाय इलेक्ट्रिकल करंट, इन सब का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, तो हम इसे ल्यूमिनिसेंट का प्रोसेस नहीं कहेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ फेजेस एंड कंपोनेंट्स, आपको कुछ सिस्टम दिए जा रहे हैं, इस तरीके से वो आपसे कितने ही क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्रोमीन इन CCl4, ब्रोमीन को CCl4 में डिसॉल्व किया तो इसमें आपको नंबर ऑफ फेजेस बतानी है, कितना 1, बिकॉज बोथ आर मिसिबल। कंपोनेंट कितने 2, ब्रोमीन एंड CCl4, N2O4 एंड NO2। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि ये भी गैस है, ये भी गैस है, और आपको बताया था कि गैसेस आर ऑलवेज मिसिबल, तो ये एक ही फेज बनाएंगे और इसका कंपोनेंट भी कितना होता है 1, क्योंकि ये इसी का क्या है, देखो डाइमर है, जितना ये है ये उसका डबल होगा हमेशा। तो एक की कंसंट्रेशन से आप दूसरे की कंसंट्रेशन को बता सकते हैं। 2 पार्टली इमिसिबल लिक्विड, अब 2 लिक्विड है जैसे वाटर एंड ऑयल, ये दोनों बहुत ही पार्ट लेस मतलब अमाउंट में मिसिबल होते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ फेसेस होंगी 2 और कंपोनेंट भी कितने होंगे 2। आपको दोनों की कंसंट्रेशन बतानी होगी और यहाँ आपको कंडीशन दी गई है इन एब्सेंस ऑफ वेपर, तब 2 फेसेस होंगी, और अगर प्रेजेंस ऑफ वेपर है तो 2 फेस तो यही होंगी और 1 फेस बन जाएगी वेपर की, तो वहां पे फिर नंबर ऑफ फेसेस होगा 3। फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इन अबव केसेस, आपको इन तीनों ही केसेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम भी डिस्कस करनी है। फर्स्ट केस है ब्रोमीन इन CCl4, यहाँ पे आपने देखा फेज 1 है, कंपोनेंट 2 है, तो F = C - P + 2, P की वैल्यू 1, C की वैल्यू 2 + 2, तो ये आपका आंसर आता है 3। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल था N2O4 2NO2, तो इसमें फेज 1 है, कंपोनेंट 1 है, तो F = C - P + 2 में C1 P1, तो ये भी 1, ये भी 1, ये 2, तो आंसर होगा आपका 2। नेक्स्ट 2 पार्टली इमिसिबल लिक्विड जिसमें एब्सेंस ऑफ वेपर है, तो यहाँ पे फेज भी 2 है, कंपोनेंट भी 2 है, तो फेज भी 2, कंपोनेंट भी 2, तो इसका आंसर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 2। तो अब आप ये देख लो कि जब भी फेज और कंपोनेंट दोनों ही इक्वल हो, चाहे 1 1 हो, चाहे 2 2 हो, चाहे 3 3 हो, तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा 2 ही रहेगा। नेक्स्ट रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन,
क्या है, तो F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1। इसमें इसको हम कंडेंस्ड फेज रूल भी कहते हैं। यहाँ पे प्रेशर मीन्स एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या कर दिया जाता है, कांस्टेंट कर दिया जाता है, तो इसलिए 2 की जगह हम लिखते हैं 1। एंड दिस इज द इक्वेशन विच इज कॉल्ड रिड्यूस्ड फेज रूल और कंडेंस्ड फेज रूल। प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन एलॉय इज कॉल्ड, मतलब सिल्वर का एलॉय है और उसमें आप सिल्वर की परसेंटेज को इंक्रीज करना चाहते हो या प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर कर रहे हैं, तो ये हम कौन से प्रोसेस से करते हैं, पैटिंसन प्रोसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर एट विच वन क्रिस्टल फोम अल्फा चेंजेस टू अदर क्रिस्टल फॉर्म बीटा इज कॉल्ड। उसको हम उस टेम्परेचर को जिसमें अल्फा फॉर्म बीटा में कन्वर्ट होती है और इक्विलिब्रियम में रहती है, या बीटा गामा में होती है और गामा बीटा के साथ इक्विलिब्रियम में रहती है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन पॉइंट। जैसे आपको एग्जांपल मिल सकता है SR, R स्टैंड्स फॉर रोम्बिक, सल्फर इन रोम्बिक फॉर्म, सल्फर इन मोनोक्लिनिक फॉर्म। तो यहाँ एक सॉलिड दूसरी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है 96 डिग्री पर, तो 96 डिग्री को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन पॉइंट। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ये एग्जांपल किसका है, या 96 यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशन पॉइंट, या व्हाट विल बी द ट्रांजिशन पॉइंट, 96 डिग्री सेंटीग्रेड। यूनिवेरिएंट सिस्टम क्या होते हैं, 2 फेजेस इन इक्विलिब्रियम। जब 2 फेजेस इक्विलिब्रियम में हों तो उसको हम कहते हैं यूनिवेरिएंट सिस्टम, क्योंकि वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 1 होता है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, 3 फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम। जब फेजेस 3 हो और इक्विलिब्रियम में हो तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। और ये पॉइंट कैसा होता है, इनवेरिएंट होता है, क्योंकि इस पे नो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता इसमें। टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आर फिक्स्ड। नेक्स्ट, रास्ट मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन। रास्ट मेथड से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसी की हेल्प से हम आगे मॉलिक्यूलर वेट भी फाइंड आउट कर लेते हैं सॉल्यूट का। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर ये इसको उल्टा करके लिख दे तो फिर वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन सॉल्यूट एसोसिएट्स और डिसोसिएट इट रिजल्ट्स इन एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट क्या आता है, एबनॉर्मल आता है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, ये मैंने अपनी तरफ से कुछ फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देने की कोशिश की है। आप प्लीज इनका रिहर्सल करिए, प्रैक्टिस करिए, इनको याद करिए, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू।